Hello everyone. I know I have taken a lot of time to upload this lecture. Lecture number 3 of LLP Act. Last class हमने काफी सारा portion almost कर लिया था. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत important इसीलिए है because ये आपके syllabus में add on हुआ है in the last 1 year. Okay? तो ये क्या होगा, ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी है बिकॉज पास्ट पेपर्स में इतने क्वेश्चंस अभी तक इस टॉपिक जो मैं अभी आज आपको करवाने वाली हूँ उससे नहीं आया है, लेकिन चांसेस है कि इसमें से आ जाए. ओके, सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बिकॉज आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम अपलोडिंग दिस लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे. हमने लास्ट क्लास काफी कुछ कर लिया था. हमने इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस किया था. अब जो हम करने वाले हैं वो है स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी. प्रोसेस में हमने क्या क्या पढ़ा था गाइस? प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना पड़ता है, कौन कौन पार्टनर्स होते हैं, किस किस का सिग्नेचर वगैरह, काफी सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी. आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी. देयर आर ओनली 3 स्टेप्स. ओके, देयर आर ओनली 3 स्टेप्स एंड ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ बिकॉज इट्स काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट. आपके प्रीवियस टॉपिक से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है. चलो, तो स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी में आपके 3 स्टेप्स है ओनली. देयर आर ओनली 3 स्टेप्स. नंबर 1 बहुत इजी है, प्लीज यहाँ पे पे अटेंशन कीजिए. मैंने जो भी नोट्स बनाए हैं वो मोर देन इनफ है फॉर दिस चैप्टर एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स एज वेल. बट यहाँ पे खाली थियोरिटिकल है, ये ज्यादा आपके इतने एग्जाम्पल्स और इतना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह नहीं है. इसको अगर आप समझ लोगे तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा. Now, steps to incorporate LLP. Step 1, reservation of name. हमने reservation of name पढ़ा था. Remember 15-16 हमारा जो section 15-16 था जिसमें हमने किया था कि हमारा नेम एक हम चूज करते हैं, चूज करके वो नेम प्रॉपर होना चाहिए, वो सिमिलर नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए एंड फिर हम उसको बुक कर देंगे और हमारे लिए हमारा रजिस्ट्रार उसको 30 डेज के लिए 3 मंथ्स के लिए उसको बुक कर देगा. उसके विद इन हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. राइट, रिमेंबर. तो वही चीज है. फर्स्ट हमारा स्टेप होता है रिजर्वेशन ऑफ नेम. एप्लीकेंट हैज टू फाइल फॉर्म E1. प्लीज इसको याद करिएगा, ई फॉर्म 1 उसको फाइल करना है फॉर द अवेलेबिलिटी एंड रिजर्वेशन ऑफ एलएलपीज नेम. तो सबसे पहला काम क्या है? बहुत ही इजी है. स्टेप 1 है. स्टेप 1 में आपको फॉर्म E1 भरना है. क्या भरना है? ई फॉर्म 1 भरना है. प्लीज इसको भूलना नहीं है हमें, ठीक है? तो स्टेप 1 में हमको क्या करना है? हमको अपना फॉर्म का नाम रिजर्व करना है और हमको ये वाला फॉर्म फिल करके दे देना है रजिस्ट्रार को. वो हमारा फॉर्म का नाम क्या करेगा? उसका अवेलेबिलिटी चेक करेगा और रिजर्व कर देगा. बात खत्म. स्टेप 2. स्टेप 2 हमारा होता है टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी. प्लीज यहां देखिए, स्टेप 2 क्या होता है? इनकॉर्पोरेट एलएलपी. नाउ applicant has to file form E-form. Applicant has to file E-form 2 for incorporating the LLP contains statement stating the proposed business. अब याद है मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ाया था सेक्शन नंबर 11-12 में. हमने क्या किया था कि आपका डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करना है. तो मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होंगे, क्या चीज होंगे. राइट, रिमेंबर. और फिर मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको पार्टनर्स का नाम लिखना है, पार्टनर्स का एड्रेस लिखना है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम एंड एड्रेस लिखना है, हमको एलएलपी का एड्रेस लिखना है, एलएलपी का प्रपोज्ड बिजनेस लिखना है कि वो बिजनेस क्यों बनाया गया था. रिमेंबर, वही सारी चीजें आपको फिल करनी है. वही सारी चीजें का एक स्टेटमेंट बना के आपको फॉर्म ई फॉर्म के साथ, ई फॉर्म 2 के साथ, क्या है नाम? ई फॉर्म 2. ई फॉर्म 2. आपको ई फॉर्म का मतलब पता है? इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करते हैं. ई फॉर्म 2 के साथ आपको इसको सबमिट करना है विच कंटेन्स अ स्टेटमेंट. और स्टेटमेंट में क्या होगा? वो सारी बातें होंगी कि प्रपोज्ड बिजनेस कौन सा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स कौन सा है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का डिटेल्स चाहिए और जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें आप दे दोगे. तो स्टेप 1 समझ में आ गया, स्टेप 2 समझ में आ गया, स्टेप 2 फॉर्म 2, स्टेप 1 फॉर्म 1. वेरी सिंपल. नाउ स्टेप 3 आपका लास्ट स्टेप है. अब आपने क्या किया? प्लीज यहां देखिए, आपने क्या किया? आपने फॉर्म 1 भरा, फिर आपने फॉर्म 2 भरा, आपने अपना फर्म को इनकॉर्पोरेट कर लिया इनकॉर्पोरेट, है ना. हम जब डिटेल्स दे देते हैं तो विद इन 30 डेज आपका वो 14 डेज रजिस्ट्रार क्या करता है? आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे देता है विद इन 14 डेज. रिमेंबर,
तो 14 डेज आफ्टर गेटिंग योर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, मतलब आपको अपना इनकॉर्पोरेशन मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद विदिन 30 डेज आपको क्या करना है, इसके 30 डेज के बाद विदिन 30 डेज आपको अपना एलएलपी अग्रीमेंट सबमिट करना है। आपको पता है एलएलपी अग्रीमेंट क्या है, जैसे आप पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाते हैं उसी तरीके से आपको अपना एलएलपी अग्रीमेंट बनाना है और उसको सबमिट कर देना है विदिन दिस पीरियड। किस पीरियड? विदिन दिस 30 डेज। मेरी बात समझ में आ गई? विदिन 30 डेज आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, विदिन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। बात खत्म। तो बहुत ही सिंपल था। तो आपको बेसिकली क्या करना है, 30 डेज के विदिन आपको एलएलपी अग्रीमेंट को सबमिट करना है और वो आपका होगा कैसे? फॉर्म E-Form 3 के साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Partners and their relations. Now very important topic because this was also newly added into your syllabus. इसमें आपका सेक्शन नंबर 22 से लेके काफी सारे सेक्शंस हैं। इसको बहुत ही आपको पढ़ने में ऐसा लगेगा कि मैम कितने सारे सेक्शंस हैं, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसमें है। सेक्शन नंबर 22 आपका कहता है और बहुत ही लॉजिकल सेंस में पढ़ना। Whenever you are trying to read law, आप लॉ ऐसे पढ़ना कि आप लॉ बना रहे हो। लॉजिकल तरीके से सोचोगे ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स? अगर सपोज मैं आपको बोलती हूँ सीए में जाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आप क्या बोलोगे? मैम जो 12th पास कर दिया जिसने और जिसने सीए का फॉर्म भर दिया वो सीए का एग्जाम में बैठ सकता है। बात समझ में आई आपको? जिसने 12th के एग्जाम क्लियर कर ली है और जिसने अपने सीए के एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरे हैं, है ना, यही तो एलिजिबिलिटी है। सिमिलरली पार्टनर कौन बन सकता है? प्लीज यहाँ देखिए, एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अंडर सेक्शन नंबर 22। किसमें है? सेक्शन नंबर 22 के अंदर है। और ये क्या कहता है? अ पर्सन हु सब्सक्राइब्ड देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मतलब वो सारे लोग जिसने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के टाइम पे अपना नाम दिया था कि मुझे पार्टनर बनना है, वो सारे तो बनेंगे ही। वैसे ही जितने सारे बच्चों ने अपना सीए का एग्जाम फॉर्म भरा था वो सारे बच्चे तो एग्जाम देंगे ही। मेरी बात समझ में आ रही? एलिजिबिलिटी तो जिसने भी सब्सक्राइब किया था इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के टाइम पे वो सारे लोग पार्टनर बन सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसके अलावा भी मैम अगर सपोज इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे मैं नहीं थी, अब मुझे बनना है पार्टनर, तो क्या होगा? तो फिर अगर किसी और को बनना है तो हम एलएलपी अग्रीमेंट में एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का जो भी क्लॉज लिखा है उसको फॉलो करेंगे। जैसे पार्टनरशिप में होता है ना कि आप नया पार्टनर ले सकते हो, वो सारी डिटेल्स आप एलएलपी अग्रीमेंट में लिखोगे कि अगर आपको लेना है तो किस तरीके से लेना है। जैसे म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, सारे पार्टनर्स को बात मतलब उसमें सहमति होनी चाहिए, दे एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ एडमिटिंग अ न्यू partner into the LLP. So all these criteria will be given in the LLP agreement. हम LLP agreement को मानेंगे and then we will be admitting a new partner अगर उसको आना है तो। क्या समझ में आया? तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। नेक्स्ट may become the partner. इजी। तो ये दोनों पर्सन क्या है, ये आपके पार्टनर बन सकते हैं। बात खत्म। चलो तो सेक्शन नंबर 22 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। क्या अब हम पार्टनर आ गए, कौन कौन पार्टनर बन सकते हैं हमको समझ में आ गया। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि उनका रिलेशनशिप कैसा होगा। What will be the relationship of the partners? समझ में आ गया? ये हमने पार्टनरशिप में भी किया था, ऑलमोस्ट सेम है बिकॉज LLP is kind of a partnership firm only with some good points about the company. हमने good points, कंपनी के good points को लिए हैं और हाइब्रिड बना के LLP बनाया है। तो बेसिकली आपकी जो पार्टनरशिप में आपने पढ़ा ना वही आपके ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आपको बहुत इजी रहेगा रिमेंबर करने को अगर आपने पार्टनरशिप अच्छे से मेरी क्लास अटेंड की होगी तो। नाउ सेक्शन नंबर 23 अब आप क्या कहता है? वो आपका कहता है रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स। प्लीज यहाँ देखिए, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, mutual rights and duties of the partners and LLP shall be governed by the LLP agreement. मैम बस इतनी सी बात है, हाँ बस इतनी सी बात है कि अगर आपको म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज देखनी है तो आप कैसे देखोगे? आप उसको LLP अग्रीमेंट में जाओगे। अग्रीमेंट कौन बनाता है? अग्रीमेंट सारे पार्टनर्स मिलके बनाते हैं। तो पार्टनर्स ने जो जो राइट्स एंड ड्यूटीज अपने अग्रीमेंट में लिखा है वही सारा वो फॉलो करना होगा, उसमें फिर लॉ भी सामने नहीं आ सकती। रिमेंबर मैंने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाते वक्त कहा था कि अग्रीमेंट जो कहता है ना वो आपका भगवान है। मतलब अगर अग्रीमेंट आपको कहता है ये करना तो आपको वो करना पड़ेगा, लॉ भी बीच में नहीं आ सकती। क्लियर? क्योंकि वो आपने आपस में डिसाइड किया था।
एनी चेंजेस इन एलएलपी अग्रीमेंट, अगर आपके एलएलपी अग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने रजिस्ट्रार के पास उसको फाइल करना पड़ेगा. यू मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड विद प्रिस्क्राइब्ड फी. ऑफ कोर्स कोई भी चेंजेस करोगे तो आपसे फी तो लेंगे, तो अगर कोई भी चेंजेस है तो आप अपने रजिस्ट्रार के पास क्या करोगे, आप उसको सबमिट करोगे डिटेल्स को. कैसे करोगे, वो फॉर्म होता है, फॉर्म मतलब कि आपको तरीका बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे आपको करना है और साथ में कुछ पैसे लगेंगे, वो पैसे आपको देने हैं. क्लियर, समझ में आया. तो पहला हमने क्या पढ़ा, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे होंगे, एलएलपी के अकॉर्डिंग होंगे. और फिर अगर एलएलपी में कोई चेंजेस है तो वो कैसे करेंगे, वो हमको रजिस्ट्रार को फाइल करना है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब्ड फी. बराबर. चलो नाउ पॉइंट नंबर 3, ये जो 3 1 2 3 में लिखवा रही हूं ना, दीज आर द सबसेक्शंस. ओके, सो यू कैन रिमेंबर दिस वे आल्सो. Agreement made between persons subscribing before incorporation of LLP may be imposed on LLP provided such agreement is ratified. अब इसका मतलब क्या होता है मैम, अब प्लीज यहाँ देखिए, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है. अब सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है. सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने LLP अग्रीमेंट बनाया, ठीक है ना. LLP अग्रीमेंट आपने बना लिया था ऑन 1/1/2020 को, ठीक है. अब आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ 14 दिन के बाद. इनकॉर्पोरेशन आपने डिटेल्स वगैरह दे दिए. आपने इनकॉर्पोरेशन का डेट, आपका जो इनकॉर्पोरेट हुआ है वो डेट आपका क्या है, वो डेट आपका क्या है, वो है फॉर एग्जांपल सपोज आपका 15/1/2020. मेरी बात समझ में आ गई आपको. अब होगा क्या, अब आगे क्या होगा, अब वहां पे लॉ ने कहा कि ये जो अग्रीमेंट है ये आपके पार्टनर्स ने मिलके बनाया था, म्यूचुअली बनाया था. तो इसी अग्रीमेंट को आप फॉलो कर सकते हो. इसी अग्रीमेंट को, ये अग्रीमेंट कब बना था, बिफोर इनकॉर्पोरेशन बना था. तो लॉ कहती है इसी अग्रीमेंट को, ये जो अग्रीमेंट आपने बिफोर इनकॉर्पोरेशन बनाया था ना, इसी को आप अपना अग्रीमेंट मान सकते हो, इसी को आप फॉलो कर सकते हो. बस आपको क्या करना है, बस आपको एक छोटा सा चीज करना है कि इनकॉर्पोरेशन के बाद, इनकॉर्पोरेशन होने के बाद आपको सारे पार्टनर्स का सहमति चाहिए कि क्या हम इस वाले अग्रीमेंट को मान लें या कोई चेंजेस करना है. क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको 30 डेज का टाइम मिलता है. रिमेंबर, इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको 30 डेज का टाइम मिलता है ना टू सबमिट योर LLP अग्रीमेंट, मिलता है ना टू सबमिट योर LLP अग्रीमेंट. तो वही चीज यहां लिखा है कि आप आराम से 30 डेज के विद इन आप LLP अग्रीमेंट सबमिट कर सकते हो. स्टेप 3 में लिखा था, रिमेंबर. तो क्या कहते हैं कि अगर आपने सपोज फॉर एग्जांपल इनकॉर्पोरेशन के पहले अपना LLP अग्रीमेंट बना लिया है तो आप इसी को सबमिट कर सकते हो, इसी को आप सबमिट कर सकते हो. बस आपको क्या चाहिए, आपको सारे पार्टनर्स मिलकर रैटिफाई कर दे. रैटिफाई का मतलब होता है अपना कंसेंट दे दे टू फॉलो, कंसेंट टू फॉलो दे दे. समझ में आया ना, मतलब अब हामी भर दे. क्लियर, समझ में आ गया. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट मी, प्लीज कमेंट इन द सेक्शन बिलो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू वंस अगेन. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो अग्रीमेंट वापस से रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज देखना. अग्रीमेंट मेड बिटवीन पर्सन सब्सक्राइबिंग बिफोर इनकॉर्पोरेशन, मतलब आपने इनकॉर्पोरेशन से पहले ही अग्रीमेंट बना लिया, ठीक है ना. मे बी इम्पोज्ड, वो आप फॉलो कर सकते हो. इम्पोज्ड यहाँ पे क्या हो गया, मे बी फॉलोड बाय द LLP के ऊपर प्रोवाइडेड सच अग्रीमेंट इज रैटिफाइड, मतलब कि बाकी सारे पार्टनर्स ने अपने कंसेंट दे दिया है बाय ऑल आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन के बाद सारे पार्टनर्स ने, ऑल लिखा है बच्चा, ऑल लिखा है, सारे पार्टनर्स ने मिलके क्या कर दिया, उसको कंसेंट दे दिया कि ठीक है पुराना बना तो क्या बात है, अभी हम इसको फॉलो करेंगे. क्लियर. तो अभी हमने क्या पढ़ा रिलेशनशिप में, पहला चीज LLP अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे. अगर LLP में चेंजेस आएंगे तो क्या करेंगे, AROC के साथ फाइलिंग करेंगे विद इन 30 डेज. ये हमने पढ़ा था. विद इन सब्सक्राइब फी एंड सब्सक्राइब फॉर्म. और अगर सपोज अगर हमारा LLP अग्रीमेंट बिफोर इनकॉर्पोरेशन बना है तो हम क्या करेंगे, हम उसको रैटिफाई करेंगे और फिर उसको फॉलो करेंगे. बात खत्म, 3 पॉइंट्स खत्म. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट प्रोविजन सेट आउट इन द फर्स्ट शेड्यूल शैल बी फॉलोड. अब मतलब क्या हो गया, अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपका LLP अग्रीमेंट नहीं बना है, आपने कोई भी एक प्रोविजन, सपोज फॉर एग्जांपल आपने एडमिशन का प्रोविजन, एडमिशन का क्लॉज आपने अपने LLP अग्रीमेंट में लिखना भूल गए
कि कैसे नया पार्टनर को एडमिट करेंगे, नहीं लिखा आपने। अब क्या होगा, अब हम ना डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट लॉज को फॉलो करेंगे। बाय डिफॉल्ट लॉज कहां होते हैं, ये आपके एक्ट्स में होते हैं। कहां होते हैं, ये जो एक्ट अभी मैं पढ़ा रही हूं इसके अंदर होता है, ठीक है ना। तो आपका एलएलपी एक्ट के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में बताया था कि 4 शेड्यूल्स है, बताया था, रिमेंबर देयर आर 4 शेड्यूल्स, 4 शेड्यूल्स है। उसमें से जो पहला शेड्यूल है ना, पहला, उसके अंदर आपका म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। अगर सपोज आपका एलएलपी अग्रीमेंट नहीं है तो आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट शेड्यूल आपके एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर जहां पे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज का पूरा बाय डिफॉल्ट का मतलब कि अगर आपने कोई अपनी सेटिंग नहीं करी है तो लॉ आपको सेटिंग देता है, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इन द एब्सेंस क्या करोगे आप, इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट आप फर्स्ट शेड्यूल को फॉलो करोगे, वेरी इजी। चलो, तो सेक्शन नंबर 23, 22, 23 हो चुका है। 24 आता है आपका सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। वेरी सिंपल, सीजेशन का मतलब क्या होता है, छोड़ के चले जाना या फिर पार्टनर खत्म, चले जाना या पार्टनरशिप एंड हो जाना। सीजेशन का मतलब ये होता है, आपको पता है, एग्जिट कर देना, है ना। तो आप देखो, एग्जिट अगर करेंगे, जैसे एडमिट करेंगे, तो अगर एडमिट करेंगे तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि एलएलपी में क्या लिखा हुआ है, एलएलपी अग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। उसी तरीके से अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाता है या पार्टनर की डेथ हो जाती है या किसी भी तरीके से आपका पार्टनरशिप एंड होने वाला होता है, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे अग्रीमेंट में, ठीक है ना, कि एलएलपी अग्रीमेंट क्या कहता है। क्या, तो अगर आपका सीजेशन होता है, सो व्हाटएवर इज रिटन in your agreement will be followed, whatever, no matter whatever is written, because your LLP agreement was made by the mutual consent of all the partners. Are you getting my point? So in accordance with agreement with other partners, तो सारे agreement जो है in accordance उसके according होगा, क्या। लेकिन अगर suppose हमारा agreement नहीं है तो हम क्या करेंगे, in the absence of agreement, तो अब हम क्या करेंगे, अगर अग्रीमेंट नहीं है तो हमको एक डिफॉल्ट देना पड़ेगा ना। जैसे ऊपर मैंने बताया था कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज अगर नहीं मेंशन है तो कहां जाएंगे, फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे। लेकिन अगर आपका कोई पार्टनरशिप के साथ कुछ एंड हो रहा है तो हम कहां जाएंगे, तो हम इसको फॉलो करेंगे जो मैं बता रही हूं, इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट बाय गिविंग अ नोटिस। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल, प्लीज यहां देखना, just give me a second. Okay, so please see here once. अब सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पार्टनर है, पार्टनर एलएलपी है, ठीक है, दिस इज एन एलएलपी। एलएलपी में पार्टनर्स है ए, बी एंड सी। ओके, नाउ ए इज लीविंग द फर्म ऑन 1/1/2020। ए आपका फर्म को लीव कर रहा है, क्या कर रहा है, फर्म को लीव कर रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन, उसको नोटिस देना पड़ेगा इन राइटिंग नॉट लेस देन 30 डेज। इसका मतलब क्या होता है, प्लीज समझना। अब उसको छोड़ के जाना है, he will leave LLP on 1/1/20। तो मैंने क्या कहा, उसको नोटिस देना पड़ेगा on 30 days before, so he needs to give a notice on 2 I guess 30 days second होता है 2/12/2019। उसको इस तारीख को क्या देना पड़ेगा, उसको नोटिस देना पड़ेगा इन राइटिंग, नोटिस इन राइटिंग देना पड़ेगा, जहां पे वो लिख देगा कि देखो भाई साहब, हम आज से 1 महीना बाद हम अपना पार्टनरशिप छोड़ने वाले हैं, मुझे पार्टनरशिप नहीं करना है, तो वो अपना इंटेंशन मेंशन कर देगा उस नोटिस में ऑफ लीविंग। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो क्या होना चाहिए, 30 डेज बिफोर इंटेंशन ऑफ लीविंग द पार्टनरशिप। तो क्लियर हुआ? तो प्लीज यहां देखो, so he needs to, by giving notice in writing not less than 30 days of intention to resign the partnership। 30 days के पहले आपका जब इंटेंशन है टू रिजाइन, उसके 30 डेज पहले आपको अपना नोटिस देना पड़ेगा। बात क्लियर? एकदम इजी। तो अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, अग्रीमेंट नहीं है तो नोटिस देके आप छोड़ के जा सकते हो। बात क्लियर हो गया? अब ये तो था छोड़ के जाने की बात। अगर सपोज किसी की डेथ हो जाती है ना, किसी की डेथ हो सकती है अचानक से, तो नोटिस चाहिए क्या? वो दे पाएगा क्या कि आज से 1 महीने पहले मैं मरने वाला हूं, देखो भाई
तो इसलिए मैं आज ही नोटिस दे रहा हूं, ऐसा नहीं होता ना। तो अगर उसका डेथ हो जाता है या कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया, ये भी अचानक होता है, पता थोड़ी होता कि मैं पागल होने वाला हूं, मुझे थोड़ी पता कि 1 महीने बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, हो सकता है मैं पागल हो जाऊं, राइट। तो आज से अगर ऐसा कोई अनआइडेंटिफाइड सर्कमस्टांसेस होता है, जैसे कि डेथ, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो गया, उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है, डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट एज इंसॉल्वेंट, या फिर उसने अप्लाई कर रखा है, हैज अप्लाइड टू बी एजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट और डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, दोनों में से कोई भी एक चीज, या तो अप्लाई कर रखा है या तो उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है, दोनों में से कुछ भी, तो नो नोटिस इज रिक्वायर्ड, आपको नोटिस नहीं चाहिए। तो इस केस में भी क्या होगा, आराम से जिस दिन होता है उस दिन आप चले जा सकते हो, छोड़ के चले जा सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई। तो इस केसेस में आपको लीव नहीं चाहिए, आपका ऑटोमेटिकली आपका पार्टनरशिप से नाता टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप से नाता ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है टू द LLP। बात खत्म। चलो अब क्या है आगे देखो, फॉर्मर पार्टनर और सीज्ड पार्टनर, मतलब कि जो पार्टनर थे जो अब नहीं है, शैल बी रिगार्डेड एज अ पार्टनर, उसको हम पार्टनर आज भी मानेंगे। क्यों मानेंगे भाई साहब, क्यों मानेंगे, नहीं मानेंगे, देखो यहाँ पे प्लीज सी। अब सपोज ए एक पार्टनर है, वो 1/1/2020 को लीव कर चुका है पार्टनरशिप, ठीक है ना, लेकिन उसने नोटिस नहीं दिया था, उसने नोटिस नहीं दिया टू द पब्लिक। याद है मैंने आपको पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ाया था कि आपको पब्लिक को नोटिस देना है, याद है, रिमेंबर। तो उसने नोटिस नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, उसने नोटिस नहीं दिया पब्लिक को, जब उस तक उसने नोटिस नहीं दिया है पब्लिक को, थर्ड पार्टी को, तब तक हम उसको पार्टनर ही मानेंगे, उसको हम पार्टनर कंसिडर करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। उसने नोटिस पब्लिक को नहीं दिया, मैंने आपको कहा था पब्लिक को नोटिस कैसे देते हैं, आपने न्यूज़पेपर पे छपवा दिया, आपने कोई एफिडेविट करवा लिया, इस तरीके से आपने कोई भी पब्लिक को नोटिस दे दिया है अगर, तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आपको तब भी पार्टनर माना जाएगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर सपोज आपने आरओसी को नोटिस दे दिया है, नोटिस आरओसी को आपने नोटिस दे दिया है कि देखो मैं अब पार्टनर नहीं हूं, तब फिर आपको पार्टनर नहीं माना जाएगा। मतलब क्या कहता है लॉ कि इन दोनों में से एक चीज आपको करना पड़ेगा, या तो आप पब्लिक को नोटिस दो और या तो आप आरओसी को नोटिस दो। अगर आपने दोनों को ही नोटिस नहीं दिया है तो हम आपको पार्टनर मानेंगे, लेकिन अगर आपने दोनों में से एक को नोटिस दे दिया है तो बात उधर ही खत्म, आपका चैप्टर क्लोज, अब हम आपको पार्टनर नहीं मानेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। तो रीड करें एक बार, यहां देखो, former partner, seized partner shall be regarded as a partner until notice is given to the third party dealing with LLP, until notice is given or notice is delivered to the registrar, या फिर आपने रजिस्ट्रार को दे दिया है। देखो यहाँ पे और लिखा है मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में से कोई भी जो फर्स्ट हो चुका है बात उधर ही खत्म, विच एवर कम्स फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे छोटा सा मैं लिख देती हूँ विच एवर इज अर्लियर। क्लियर। तो दोनों में से जो भी आपका जल्दी हो जाएगा उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम वो मान लेंगे। चलो आगे चलते हैं। नाउ पास्ट ऑब्लिगेशन विल नॉट बी इफेक्टेड बाय सीजेशन ऑफ अ पार्टनर, यह आपने पार्टनरशिप एक्ट में भी पढ़ा था। अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये एक 1/1/2020 को लीव कर रहा है, तो इसके पहले इसने जो भी कांड किए हैं, जो भी एक्ट्स किए हैं, क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्या है। तो आपने जब पार्टनरशिप को छोड़ा है उसके पहले आपने जो भी हरकत करी है, जो भी एक्ट किया है, जो भी ट्रांजैक्शन किया है, उन सब की जिम्मेदारी आपके ऊपर बनी रहेगी। मेरी बात समझ में आ गई। तो पास्ट ऑब्लिगेशन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय सीजेशन ऑफ द पार्टनर, वो आपका बना रहेगा, आपका ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ फॉर्मर पार्टनर और एनी पार्टनर। अब मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा चीज है, बस पॉइंट्स में लिख दिया गया है कि अगर सपोज किसी का डेथ हो जाता है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो क्या होगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा। कौन आएगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा ना। रिप्रेजेंटेटिव को क्या होगा, उसको पूरा पैसा दिया जाएगा जो भी फॉर्मर पार्टनर का हक था। अगर सपोज कोई मर जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका बेटा हुआ, तो उस बेटा को उसका अमाउंट मिलेगा। क्या देखो, शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव
shall receive from LLP amount equal to the contribution। यहां पे इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे इसका मतलब होता है कैपिटल, यहां पे कंट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कैपिटल। तो जितना कैपिटल आपके मरे हुए पार्टनर का था उतना ही कैपिटल आपको आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएगा, दे दिया जाएगा, ठीक है ना। टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मर पार्टनर एक्चुअली मेड, तो जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन था वो दे दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अगर उसका कोई भी शेयर था, अक्यूमुलेशन था, मतलब कि आपका कोई भी प्रॉफिट था, सॉरी, शेयर इन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अगर कोई भी प्रॉफिट था उसमें से हम जो भी लॉस है उसको माइनस कर देंगे और वो भी हिस्सा किसको दे दिया जाएगा, टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। किसको दे दिया जाएगा ये दोनों चीज, ये दे दिया जाएगा टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मेरी बात समझ में आ गई। तो यही चीज लिखा हुआ है, वेरी इजी, प्लीज यहां देखो, प्लीज यहां देखो। In case of death or insolvency of a former partner, the former partner or any partner entitled to receive shall receive, जो भी हक है, जिसका हक है उसको दे दिया जाएगा कैपिटल अमाउंट जो भी उसने बना था और आपका प्रॉफिट अमाउंट जो भी आपका लॉस माइनस करके हो जाता है। बहुत सिंपल सा था, राइट। पॉइंट नंबर 6, एक और बार मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, डू नॉट वरी। A former partner or a person entitled to receive share shall not have any right, मतलब आपने बिजनेस छोड़ दिया है, आपने एलएलपी छोड़ दिया है, आप पैसा लेके चले गए हो, आपने अपना रिश्ता नाता इस एलएलपी से तोड़ दिया है, आप पीछे मुड़ के मत देखना, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये वही चीज है कि जब आप छोड़ देते हो, एक फॉर्मर पार्टनर या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसने जब अपना हिस्सा ले लिया है और वो अपना बिजनेस को एलएलपी को छोड़ के चला जाता है, shall not have any right to interfere in the management of the LLP। तो मतलब समझ में आ गया, मुड़ मुड़ के ना देख, तो इससे आपको क्लिक करेगा, क्लियर। तो अब आप पीछे मुड़ के नहीं दे सकते, आपका मैनेजमेंट से कोई रिश्ता नाता नहीं है, हम आपको भूल गए ना। सीडिएशन में पहला चीज मैंने क्या बताया था, पॉइंट नंबर 1 क्या था, एज पर अग्रीमेंट, अगर अग्रीमेंट नहीं है तो नोटिस देना पड़ेगा 30 डेज के विद इन, क्लियर, 30 डेज बिफोर। फिर हमने क्या पढ़ा था पॉइंट नंबर 2 में कि अगर डेथ इंसॉल्वेंट और अगर आपका अनसाउंड माइंड होता है तो नो नोटिस रिक्वायर्ड, वो आपका ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप से खत्म हो जाएगा। और अगर आपका कोई भी पुराना पार्टनर है उसको हम पार्टनरशिप तभी भी मानेंगे अगर उसने नोटिस नहीं दिया। तो किस किस को नोटिस देने की जरूरत है, थर्ड पार्टी को नोटिस देने की जरूरत है और आपका रजिस्ट्रार को, दोनों में से जिसी को भी आप दे दोगे आपका पार्टनरशिप का वहां पे डिक्लेरेशन खत्म हो जाएगा, बट हम आपको पार्टनरशिप मानते रहेंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या था कि पास्ट ऑब्लिगेशन इफेक्ट नहीं होगा, आप पुराने में जितने भी आपने कांड किए हैं उसके लिए तो आप लायबल हो ही, ठीक है ना। फिर आपका पॉइंट नंबर 5 क्या था कि अगर सपोज कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसका हिस्सा दे दिया जाएगा, कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट व्हाटएवर सारा दे दिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट हमारा था कि अगर आप पार्टनरशिप छोड़ के जाते हो, आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या तो आप दोनों में से कोई भी मुड़ के नहीं देख सकता, आपका मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर। तो ये आपका पूरा टॉपिक क्लियर, आई होप आपको याद हो चुका होगा मेरे साथ साथ। नाउ लेट्स गो अहेड विद सेक्शन नंबर 25, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन द पार्टनर। मतलब क्या, अगर आपका कोई भी चेंजेस है पार्टनरशिप में, आपको कैसे पार्टनरशिप में चेंजेस करना है। नाउ प्लीज हियर, एवरी पार्टनर इन्फॉर्म एलएलपी। अगर सपोज मैं पार्टनर हूं और मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, so what am I going to do? I will inform the change of my address to the LLP। बात समझ में आ गई। तो पहला पॉइंट क्या है, एवरी पार्टनर इन्फॉर्म करेगा LLP को एनी चेंज इन हिज नेम और एड्रेस विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ सच चेंज। मतलब आपका नाम, आपका एड्रेस आज चेंज हुआ है, आज से 15 डेज के अंदर आपको क्या करना है, आपको एलएलपी को इंफॉर्मेशन देना है। बात समझ में आ गई, बहुत इजी है ना। तो सबसे पहला क्या है, इन्फॉर्म करेंगे विद इन 15 डेज। तो यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ, इन्फॉर्म 15 डेज के अंदर, क्लियर, याद रहेगा आपको, ये शॉर्टकट है। Now, LLP shall where a person becomes a partner or ceases to become a partner। मतलब वो तो नेम एंड एड्रेस था, यहाँ पे क्या है, अगर आपका पार्टनर बनता है, कोई नया पार्टनर आता है या एग्जिट करता है, मतलब कि एडमिशन या एग्जिट, एडमिट होता है या एग्जिट होता है, तो एलएलपी का क्या
रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एलएलपी क्या करेगी? एलएलपी नोटिस फाइल करेगी विद आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ सच इवेंट। एलएलपी क्या करेगी? आरओसी के पास नोटिस फाइल करेगी विद इन 30 डेज। बात समझ में आ गई? तो सिर्फ मैम क्या एडमिशन और एग्जिट के टाइम पे ही हम आरओसी को बताएंगे? नहीं, आरओसी को हम चेंज इन एड्रेस एंड पार्टनर के लिए भी बताएंगे। तो ये भी सेम एंड अबव विद इन 30 डेज हम क्या करेंगे? हम उसको आरओसी को फाइल करेंगे नोटिस। मेरी बात समझ में आ गई? तो बेसिकली मैं आपको क्या कह रही हूं, पॉइंट नंबर 1, मेरा कोई चेंज हुआ है, मैं एलएलपी को बताऊंगी। एलएलपी को जब पता चलेगा उससे 15 डेज के विदिन, वापस से आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ। लिख के क्या होता है? इट गेट्स इजियर। नाउ प्लीज सी हियर, सपोज फॉर एग्जांपल पार्टनर है, पार्टनर का एड्रेस चेंज हुआ है, एड्रेस चेंज हुआ है 1/1/2020 को। तो विद इन 15 डेज वो क्या करेगा? वो एलएलपी को इन्फॉर्म करेगा। मेरी बात समझना अच्छे से, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। एलएलपी को इन्फॉर्म करेगा। अब एलएलपी क्या करेगा भाई साहब? विद इन 15 डेज, तो मतलब कि डेट क्या हुआ? बाय 15/1/2020 वो इन्फॉर्म करेगा। अब एलएलपी क्या करेगा? विद इन 30 डेज वो क्या करेगा? 15 तारीख से यहां से 30 डेज वो क्या करेगा? वो आरओसी को इन्फॉर्म करेगा। बात समझ में आ गई ना? कंफ्यूजन नहीं है ना कोई भी? तो विद इन 30 डेज वो आरओसी को इन्फॉर्म करेगा। अब इंफॉर्मेशन कैसा चाहिए? नेम के लिए चाहिए, एड्रेस के लिए चाहिए, एडमिशन, न्यू एडमिशन के लिए चाहिए, और अगर कोई पार्टनर एग्जिस्ट करता है तो इन सारी चीजों के लिए बराबर सा रूल है, यही रूल फॉलो किया जाएगा। क्लियर ना? द नोटिस शैल बी, अब नोटिस कैसे देना है, क्या देना है, कैसा होना चाहिए, प्लीज देखो यहाँ पे। द नोटिस शैल बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद प्रिस्क्राइब्ड फी, एज सिंपल एज दैट। सारी चीजों में तो ये तो होता ही है। और लेकिन इस नोटिस को आपको साइन करवाना है एंड ऑथेंटिकेट करवाना है बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मैंने आपको बताया था कौन होता है, राइट? तो ये जो नोटिस होगा उसको साइन एंड ऑथेंटिकेटेड करवाना पड़ेगा। कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा ऑफ द एलएलपी। समझ में आया ना? मूव अहेड। फॉर इनकमिंग पार्टनर, अब मेरी बात सुनना, ये तो आपका नोटिस के लिए हो गया, ये आपका स्पेशली इनकमिंग पार्टनर के लिए है। For incoming partner, signed and authenticated statement with consent to become a partner is required। मतलब अगर कोई पार्टनर अंदर आना चाहता है, एलएलपी का हिस्सा बनना चाहता है, तो आप नोटिस तो दोगे ही, उसके साथ साथ पार्टनर को एडमिट करने से पहले आपको पार्टनर का एक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें उसने लिखा है आई वांट टू बिकम अ पार्टनर, और उसको वो पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर क्या करेगा? साइन करेगा और ऑथेंटिकेट करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखना। क्लियर? फॉर इनकमिंग पार्टनर, या तो वो क्या करेगा? ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट विद कंसेंट टू बिकम अ पार्टनर इज रिक्वायर्ड। आपका ये वाला चीज थोड़ा जरूरी है। क्या? ना, लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 4। इफ एलएलपी कॉन्ट्रावीन्स सबसेक्शन 2। अब मैम सबसेक्शन 2 क्या था? सबसेक्शन 2 कहता था कि विद इन 30 डेज आपको क्या करना है? आरओसी को, ये रहा सबसेक्शन 2 क्या कहता था कि विद इन 30 डेज आपको क्या करना है? आपको आरओसी तक अपना सारा चेंजेस बताना है। तो अगर एलएलपी ने ये काम नहीं किया तो एलएलपी के साथ क्या होगा? एलएलपी को पनिश किया जाएगा। क्या सिर्फ एलएलपी को पनिश किया जाएगा? नहीं, एलएलपी के साथ साथ ऑल द डेसिग्नेटेड पार्टनर्स। तो क्या लिखा हुआ है? इफ एलएलपी कॉन्ट्रावीन सबसेक्शन 2, तो एलएलपी के साथ एवरी डेसिग्नेटेड पार्टनर शैल बी पनिशेबल। क्या होगा? फाइन। फाइन नॉट लेस देन 2000, मतलब अप टू 2000 तो देना ही पड़ेगा, मैक्सिमम 25,000। मेरी बात समझ में आ गई? इजी। और इफ ऑल द पार्टनर्स, अब पार्टनर का ड्यूटी क्या था? 15 डेज के विद इन सबसेक्शन 1 में बताया था ना, पार्टनर को 15 दिन के अंदर एलएलपी को इन्फॉर्म करना है। तो अगर पार्टनर ने वो काम नहीं किया तो सारे पार्टनर्स पनिशेबल है 2000 और 25,000। तो बहुत ही इजी है, 2000 मिनिमम होगा और विच कैन एक्सटेंड अप टू 25,000, दोनों में सेम है। तो ये आपका एलएलपी के लिए पनिशमेंट था, ये आपका पार्टनर के लिए पनिशमेंट था। बात समझ में आ गई? लेट्स मूव अहेड विद सेक्शन नंबर 6। देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, और बहुत इजी लग रहा है आपको। A person who ceases to become a partner may himself file notice to the registrar। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों? तो डिफरेंट है फ्रॉम द पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में आपने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं होगा। यहां क्या लिखा है प्लीज देखना।
अब अगर सपोज ये 15 डेज में इन्फॉर्म कर दिया इसने, यहां देखना प्लीज बच्चा, इसने 15 डेज में इन्फॉर्म कर दिया, ए ने 15 डेज में आपको एलएलपी को इन्फॉर्म कर दिया। एलएलपी का ड्यूटी क्या था कि 30 डेज के विद इन आरओसी को इन्फॉर्म करना, लेकिन एलएलपी इतना लेजी था, एलएलपी ने इन्फॉर्म नहीं किया। एलएलपी डिड नॉट इन्फॉर्म, आरओसी तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। तो अब क्या करे, अब पार्टनर क्या करे, पार्टनर बैठा रहे? नहीं। तो लॉ ने कहा कि अगर एलएलपी नहीं करता है तो पार्टनर जो छोड़ के जा रहा है ना, who ceases to be a partner may himself file the notice, वो खुद नोटिस फाइल कर सकता है, may himself file the notice to the registrar, अगर उसके पास reasonable cause है to believe that LLP may not file the notice, अगर वो बिलीव करता है कि LLP नोटिस नहीं देगा तो फिर वो क्या कर सकता है, वो खुद रजिस्ट्रार के पास अपना नोटिस दे सकता है। बात समझ में आ गई? तो इजी। चलो अब क्या, अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं पार्टनर हूं, मैंने आरओसी को दे दिया, तो आरओसी स्ट्रेट अवे मेरा एग्जिट मान लेगी क्या? नहीं। आरओसी क्या करेगी, एलएलपी को कंफर्म करने के लिए नोटिफाई करेगी। एलएलपी को कहेगी भाई साहब सुनो, आपका एक पार्टनर आया है, उसने फॉर्म नोटिस दिया है, वो फॉर्म छोड़ के जा रहा है, ये बात सच है क्या? ये बात सत्य है क्या? ये बात ट्रू है? तो वो एलएलपी फिर एलएलपी क्या करेगी, कंफर्मेशन देगी विद इन 15 डेज। मेरी बात समझ में आ गई? तो देखो, आरओसी शैल टेक कंफर्मेशन ऑफ द सेम फ्रॉम द एलएलपी। आरओसी क्या करेगी, कंफर्मेशन लेगी। इफ नो कंफर्मेशन इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज, उसके बाद फिर आपका आरओसी क्या करेगा, रजिस्टर कर लेगा नोटिस को। तो 15 दिन के अंदर आपको कंफर्मेशन देना है एलएलपी को। अगर एलएलपी नहीं देती है तो आरओसी क्या करेगा, आरओसी रजिस्टर कर लेगा। बात समझ में आ गई? बहुत इजी था। चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। एक्सटेंड एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स। प्लीज यहां ध्यान से सुनना, मतलब क्या है ये बहुत ही इजी है। इसको मैंने ना कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है, which I will explain it to you later। पहले हम देखते हैं, फिर इजी तरीके से जाएंगे। इजी तरीके आपको एक बार मैं समझा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको याद कैसे करना है। नाउ एक्सटेंड एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी, मतलब अभी तक आपने क्या पढ़ा, रिलेशनशिप पढ़ा ना। अब उसका लायबिलिटी, पार्टनर का क्या क्या हद है, एक हद भी तो हमें बनाना पड़ेगा ना, लक्ष्मण रेखा, कि उसको क्रॉस ना करे। तो वो लक्ष्मण रेखा क्या है वो हम करेंगे। तो वो है आपका सेक्शन नंबर 26। तो 23 से लेके 25 तक हमने रिलेशनशिप पढ़ा था। 26 से अब हम आगे 31 तक हम क्या पढ़ेंगे, हम आपका लिमिटेशंस पढ़ेंगे। जल्दी से मूव करें। नाउ सेक्शन नंबर 26 एज एन एजेंट। प्लीज इसको ध्यान से सुनना जो भी मैं बता रही हूं। आपके पार्टनरशिप का सबसे बड़ा दुखदाई, मतलब सबसे बड़ा बैड पॉइंट क्या था, म्यूचुअल एजेंसी। कि अगर एक पार्टनर ने गलती करी बाकी सारे पार्टनर भुगतेंगे, अगर पर्सनल लायबिलिटी भी हो जाती है, ये सारी चीजें थी। रिमेंबर, म्यूचुअल एजेंसी थी। एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी है क्या? नहीं है, ये आपको पहला दिन ही मैंने बता दिया था। तो देखो, आपका जो एलएलपी है ना, वो आपका प्रिंसिपल होता है, राइट? और आपके जो पार्टनर्स है ना, वो आपके एजेंट होते हैं। लेकिन ये जो एजेंट होते हैं ना, वो सिर्फ एलएलपी के होते हैं और किसी के नहीं। Partners are agents only to LLP, not to other partners, not to other partners। मेरी बात समझ में आ गई? बाकी पार्टनर्स के एजेंट नहीं हैं। जैसे हमने पार्टनरशिप में किया था वैसा यहाँ पे नहीं चलता। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हम कह सकते हैं, नो म्यूचुअल एजेंसी। यस, तो यही आपके नंबर 26 में लिखा है एज एन एजेंट। तो यही चीज लिखा है, LLP इज द प्रिंसिपल एंड ऑल द पार्टनर्स act as an agent to the LLP. They are not the agents of other partners. यही लिखा है आपके सेक्शन नंबर 26 में। बात समझ में आ गई? चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। सेक्शन नंबर 27 कहता है एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ LLP। इसको मैंने एक्सेसिव एक्ट से लिखा है। एक्सेसिव एक्ट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेसिव एक्ट्स बच्चा? एक्सेसिव एक्ट्स का मतलब क्या होता है, इसको मैं यहां पे समझाती हूं। यहां देखना प्लीज। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल, प्लीज यहां देखना, पे अटेंशन। अब आपकी मम्मी ने आपको कहा है कि बेटा 9 बजे के बाद आफ्टर 9 PM डू नॉट गो आउटसाइड, डू नॉट गो आउटसाइड।
तो वो क्या हो गया, ये आपका एक हद बन गया, ये आपका एक लिमिट बन गया, ये आपका एक अथॉरिटी बन गया, राइट। या फिर हम कह सकते हैं आप घर के बच्चे हो और आपके घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है ना, और ये जो बड़े हैं इसमें से जो एल्डर्स है ना, दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू पे एनी आउटसाइडर्स। कोई भी बाहर से आदमी आता है तो उनको पे करने की ड्यूटी, या उनका अगर कोई हिसाब है या टेलीफोन बिल्स वगैरह है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, आउटसाइडर्स पे है, राइट, बच्चों पे नहीं है। लेकिन सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी दिन आपने क्या किया, बिना कोई बड़ों से पूछे या बिना कोई अथॉरिटी के आपने कोई थर्ड पार्टी को आपने पे कर दिया अपने पॉकेट मनी से, जबकि उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। तो एक बात बताओ, आपको डांट पड़ेगा ना, तो आप एक नुकसान होगा ना, तो आपकी हद आपकी बना दी गई है। तो वही चीज मैं आपको एलएलपी में समझाऊंगी बाय एक्सेसिव एक्ट्स। एक्सेसिव एक्ट्स का मतलब होता है आप जब कोई भी हरकत करते हैं आपके हद के बाहर, बियॉन्ड योर अथॉरिटी, आप कोई भी एक्ट करते हैं नॉर्मली तो वो आपका नॉर्मल एक्ट हो गया। आप कोई भी हरकत करते हैं बियॉन्ड योर अथॉरिटी, उसको हम कहेंगे एक्सेसिव एक्ट्स, मतलब बियॉन्ड द अथॉरिटी। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो यहां देखो, अब अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी, मतलब कि आपने कुछ गलती करी है तो एलएलपी किस हद तक लायबल रहेगा, और वो आपका एक्सेसिव है। यहां पे मैं लिख देती हूँ बियॉन्ड अथॉरिटी, आपको रिवीजन के टाइम पे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय द एक्ट ऑफ पार्टनर्स इफ, कोई भी एलएलपी आपके पार्टनर के एक्ट के लिए बाउंड नहीं है इफ द पार्टनर हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट। पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं लेकिन फिर भी आपने कर लिया, तो वो आपकी गलती है, पार्टनर की गलती नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? तो एक एलएलपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एलएलपी ने आपको, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, एलएलपी ने आपको कहा था कि ये हरकत मत करना, लेकिन आपने कर दिया, तो एलएलपी आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। बात समझ में आ गई? आगे, थर्ड पार्टी नोज दैट पार्टनर हैज नो अथॉरिटी। थर्ड पार्टी को पता है कि इस पार्टनर के पास मेरे को पैसे देने की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया, तो फिर क्या होगा? तो आपकी तो भी एलएलपी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो थर्ड पार्टी जाने। थर्ड पार्टी ने क्यों मांग लिया? थर्ड पार्टी को पता था फिर भी उसने ले लिया, तो वो थर्ड पार्टी की गलती। बात समझ में आ गई? एलएलपी इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स इफ, एलएलपी सिर्फ उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी अगर वो विद इन द पार्टनर्स अथॉरिटी है। तो अगर वो आपके पार्टनर की अथॉरिटी के विद इन है तो एलएलपी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, और अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है तो भी आपकी क्या लेगी? तब भी आपकी जिम्मेदारी लेगी। मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? अब एक बात समझना, मैं आपका एक क्वेश्चन आएगा, मैम यहां पे आपने बोला कि थर्ड पार्टी नोज, सपोज फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी डज नॉट नो। यहां पे अगर मैं कर दूं थर्ड पार्टी डज नॉट नो, थर्ड पार्टी डज नॉट नो, तो क्या एलएलपी अब जिम्मेदारी लेगी? यस, थर्ड पार्टी डज नॉट नो, तब आपकी एलएलपी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। वो आपका डिपेंड करेगा वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस था या नहीं था। अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस था, ऑर्डिनरी कोर्स, तब रिस्पॉन्सिबल होगी, लेकिन वरना नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो आपको देखना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। नाउ प्लीज सी, लाइबिलिटी एलएलपी सोनली द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी। अब कोई भी एलएलपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी एलएलपी का ऑब्लिगेशन है, तो वो आपका ऑब्लिगेशन किसका बन जाएगा? एलएलपी का ऑब्लिगेशन बन जाएगा। मतलब कि पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर्स नॉट ऑब्लिगेटेड। पर्सनल एसेट्स आप नहीं ले सकते। मतलब कि अगर एलएलपी का ऑब्लिगेशन है तो एलएलपी को अपने प्रॉपर्टी से ही उसको देना पड़ेगा। पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? वही चीज आपका पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, लाइबिलिटीज ऑफ एलएलपी शैल बी मेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पर्सनल प्रॉपर्टी, ये चीज आपके पार्टनरशिप में नहीं था। पार्टनरशिप में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी चली जाती थी। बात समझ में आ गई? एक और बार रिवाइज कर ले थोड़ा सा।
तो देखो एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ये आपका एक्सेसिव एक्ट है, बियॉन्ड अथॉरिटी है। अगर आप कोई भी हरकत बियॉन्ड अथॉरिटी करते हो तो एलएलपी जिम्मेदारी नहीं लेगी। अगर थर्ड पार्टी को पता था कि ये आपकी अथॉरिटी नहीं है फिर भी उसने एंट्री किया कॉन्ट्रैक्ट में तो भी एलएलपी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। एलएलपी आपके कौन से एक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? अगर वो विद इन द अथॉरिटी है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है तो ही आपकी एलएलपी अथॉरिटी लेगी। नेक्स्ट क्या है, एलएलपी का जितना भी लाइबिलिटी है वो एलएलपी खुद चुकाएगी क्योंकि एलएलपी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, राइट। और एलएलपी की लाइबिलिटी कहां से जाएगी? उसके खुद के प्रॉपर्टी से जाएगी। पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स आप यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो सेक्शन नंबर 27 क्लियर। 28 में मूव करते हैं। 28 क्या कहता है प्लीज यहां देखना। 28 कहता है एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। भाई साहब मतलब कि पर्सनल लाइबिलिटी। तो ये जो मैं लिखी हूं ना इससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा रिमेंबर करने में। सेक्शन 28 कहता है पर्सनल लाइबिलिटी के बारे में। अ पार्टनर इज नॉट, तो बहुत इजी है। अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी। वो पर्सनली लायबल नहीं है, पर्सनल एसेट्स आप यूज नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ गई? बट अ पार्टनर शैल बी पर्सनली लायबल। देखो यहां पे देखो प्लीज। अ पार्टनर शैल बी पर्सनली लायबल फॉर हिज रॉन्गफुल एक्ट्स, ओमिशन डन आउटसाइड हिज अथॉरिटी। मतलब क्या आपका जिम्मेदारी था ये करने का, आपने किया तो फिर कोई बात नहीं है। आपकी अथॉरिटी के आउटसाइड जाके, अथॉरिटी के आउटसाइड जाके आपने कोई भी गलत काम किया है तो उसकी लायबिलिटी आपकी बनेगी, पार्टनर की बनेगी, तब आपका पर्सनल एसेट्स रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? चलो ना, पार्टनर नॉट लायबल फॉर एक्ट डन बाय अदर पार्टनर्स। वही चीज एक्ट डन बाय अदर पार्टनर्स, तो यहां पे क्या है? नो म्यूचुअल एजेंसी। नो म्यूचुअल एजेंसी, तो ये पॉइंट आप लिख के आ सकते हो कि अनलाइक पार्टनरशिप एक्ट आपका यहां पे म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है। बात समझ में आ गई? तो सेक्शन नंबर 28 में बहुत ही इजी सा पॉइंट्स था कि पर्सनल एसेट्स को लायबल नहीं मानेंगे। पर्सनल एसेट्स लायबल होगा अगर उसने कुछ गलत काम किया है और अपने हद से बाहर जाके कुछ किया है तो आपका होगा। और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए लायबल नहीं है। सब अपना अपना देखो। क्या था वो एक लाइन था ना, यात्री अपने सामान की खुद जिम्मेदारी ले, वैसा। वेरी सॉरी, just trying to make it a little light. Now let's move ahead with section number 29. I hope you all understanding. I hope it's not too much. If it's too much, please pause the video for a second and get back after a few minutes and then you can watch it again. But I need to complete this sections because I have taken a long time to upload this now. सेक्शन नंबर 29 कहता है होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पे आप लिख लो रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा व्हेन यू रिवाइज। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा चीज है। अब देखो फॉर एग्जांपल सपोज एक पार्टनर है, सपोज फॉर एग्जांपल ए बी और सी है। ए पार्टनर्स है, दे आर द पार्टनर्स, ओके, एंड दे आर विथ अ फ्रेंड कॉल्ड डी। ये डी के साथ फ्रेंड है। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी आता है। थर्ड पार्टी के सामने ए डी को पार्टनर कहता है। थर्ड पार्टी के सामने ए डी को पार्टनर कहता है, मतलब वो क्या कर रहा है? ही इज रिप्रेजेंटिंग हिम, रिप्रेजेंटिंग डी एज अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, है ना। तो गलत रिप्रेजेंटेशन है लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा है और डी वहां पे मना नहीं करता। अगर डी रोक दे तो बात खत्म, लेकिन डी वहां पे रॉन्गफुल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करता है एज अ पार्टनर, तो फिर हम डी को भी लायबल मानेंगे। ये आपके पार्टनरशिप में भी था। मेरी बात समझ में आ गई? ये देखो, एनी पर्सन हु बाय एनी मैनर रिटन और ओरल रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ, मतलब कि यहां पे जो हुआ वो परमिट था कि इसने परमिट कर दिया ए को कि आप मेरे को पार्टनर रिप्रेजेंट करो। परमिट किया ना, इसने रोका नहीं ना, तो ये भी आपका क्या माना जाएगा? आपका एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा, होल्डिंग आउट माना जाएगा। और इसीलिए डी को भी हम लायबल मानेंगे अलोंग विथ ए बी एंड सी। ए बी और सी तो थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही, हम डी को भी मानेंगे। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो देखो यहाँ पे हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन एलएलपी। तो यहाँ पे देखो बाय एनी पर्सन हु बाय एनी मैनर रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर, मतलब पार्टनर है नहीं
लेकिन दर्शाया गया है एज अ पार्टनर, इज लायबल टू द थर्ड पार्टी। तो वो थर्ड पार्टी को लायबल होगा हु ऑन सच फेथ हैज गिवन क्रेडिट टू द फर्म। उसने क्या किया, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें 2-3 पॉइंट समझाऊंगी, प्लीज सुनना, प्लीज सुनना। अब यहाँ पे एक ए, बी और सी पार्टनर्स है और यहाँ पे डी एक रिप्रेजेंटेड पार्टनर है, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेड पार्टनर है। अब हुआ क्या, ई आया, ई डी को जानता था, ई डी को जानता था और डी के कहने पे उसने क्या किया, उसने लोन दिया एलएलपी को, डी के कहने पे। मतलब लोन का मतलब हो गया क्रेडिट या प्रॉफिट हुआ, जो भी लोन प्रॉफिट कुछ भी दिया एलएलपी को दिया, ठीक है। अब एलएलपी को वो क्रेडिट मिला है, दो बातें होंगी, ये जो लोन है वो एलएलपी को मिलेगा या फिर एलएलपी को नहीं मिलेगा, दो बातें होंगी, या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। अगर सपोज एलएलपी को प्रॉफिट क्रेडिट मिल गया, एलएलपी को रिसीव हो गया है ये क्रेडिट, और तब क्या होगा, तब एलएलपी भी लायबल होगी टू थर्ड पार्टी, एलएलपी आपकी लायबल होगी टू थर्ड पार्टी। लेकिन अगर ये क्रेडिट एलएलपी को नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड, एलएलपी को नहीं मिला है ये प्रॉफिट, तो फिर क्या होगी, एलएलपी विल नॉट बी नॉट लायबल। क्या मेरी बात समझ में आ गई, नॉट लायबल टू द थर्ड पार्टी, तब आपकी एलएलपी लायबल नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहां देखो, डी के कहने पे ई ने क्रेडिट दिया फर्म को और उस क्रेडिट की वजह से क्या हुआ, when credit received by LLP, LLP shall be liable. When credit not received by LLP, then LLP shall not be liable. मेरी बात समझ में आ गई? In case you have any doubt, please ask me. It is a very easy topic. I hope आपको समझ में आ गया। चलो, let's move ahead now. After partner's death, अब यहाँ पे आगे देखना, अब पार्टनर मर जाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, अगर सपोज कोई पार्टनर मर जाता है और बिजनेस उसके नाम पे कंटिन्यू रहता है, जैसे सपोज ABC है, ABC LLP है, इसमें से C मर गया लेकिन नाम तो LLP का ABC अभी भी है ना। तो देखो, बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द सेम LLP नेम, continued use of firm's name or the deceased partner's name will not make his legal representative liable. तो यहाँ पे C का नाम यूज किया गया है, फिर भी नाम यूज किया गया है वो अलग मैटर है, यहाँ पे C का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो कोई भी तरीके से लायबल नहीं है। बिजनेस से वो निकल चुका है, उसको उसका राइटफुल पैसा, हक सब कुछ मिल गया है, अब उसका लेना देना नहीं है बिजनेस से। भले ही आप नाम यूज करो, उससे मतलब नहीं है, अब उसका लेना देना नहीं है बिजनेस से। मेरी बात समझ में आ गई? तो आफ्टर पार्टनर्स डेथ अगर आपका बिजनेस आपका नाम यूज करता है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं रहेगी, कोई भी कांड के लिए, कोई भी हरकत के लिए लायबल नहीं रहेगी। मेरी बात समझ में आ गई? सेक्शन नंबर 30 आपका कहता है फ्रॉड। क्या कहता है? फ्रॉड के बारे में कहता है। प्लीज यहां देखना, इफ द एक्ट इज डन बाय द LLP, अगर आपका कोई भी एक्ट LLP ने किया है या एनी अदर पार्टनर ने किया है विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स ऑफ द LLP, मतलब आपने कोई हरकत करी है, किसने करी है? LLP ने करी है या फिर कोई पार्टनर ने किया है। LLP का मतलब होता है यहाँ पे डेसिग्नेटेड पार्टनर्स। LLP खुद तो चल के नहीं करेगा ना, उसका डेसिग्नेटेड पार्टनर ही करेगा। तो या तो LLP ने किया है या तो कोई और पार्टनर ने किया है और उनका इंटेंशन क्लियर है। इंटेंशन देखना है आपको, उसका इंटेंशन है कि उसको क्रेडिटर्स को या कोई और पार्टी को क्या करना है? डिफ्रॉड करना है, कोई भी और इंसान को डिफ्रॉड करना है फॉर द पर्पस ऑफ फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए। तो क्या होगा? द लाइबिलिटी ऑफ सच LLP एंड पार्टनर शैल बी अनलिमिटेड फॉर ऑल द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो लाइबिलिटी आपकी क्या बन जाएगी? अगर आपने फ्रॉड किया है तो लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड बन जाएगी। LLP के लिए, अगर LLP ने किया है तो LLP के लिए, अगर पार्टनर्स ने किया है तो पार्टनर्स के लिए, अगर डेसिग्नेटेड पार्टनर्स ने किया है तो डेसिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए। मेरी बात समझ में आ गई? However, if the act is done without the knowledge of authority of LLP, then partners will only be liable. लेकिन अगर सपोज आपका
आपका ये पार्टनर्स ने गलती करी है और पार्टनर्स का अथॉरिटी नहीं था, लेकिन पार्टनर्स ने फिर भी फ्रॉड किया, तब आपका एलएलपी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ एलएलपी, देन पार्टनर्स विल ओनली बी रिस्पॉन्सिबल, आपका एलएलपी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई? सिर्फ पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हुआ? बहुत इजी था फ्रॉड। तो अगर आपने फ्रॉड किया है, अगर एलएलपी ने फ्रॉड किया है, कोई पार्टनर ने फ्रॉड किया है, किसी भी इंसान को, थर्ड पार्टी, क्रेडिटर्स, कोई और इंसान को फ्रॉड के इंटेंशन से किया है, तो लायबिलिटी क्या बन जाएगी? अनलिमिटेड बन जाएगी उस इंसान के लिए, एलएलपी के लिए, पार्टनर्स के लिए, कोई भी के लिए, उसके लिए आपकी अनलिमिटेड बन जाएगी। और अगर सपोज आपने अथॉरिटी से बाहर जाकर फ्रॉड किया है, तो फिर एलएलपी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ गई? ये डेसिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए लिखा हुआ है बेसिकली, ये आपका बेसिकली डेसिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। नाउ इफ एनी बिजनेस एक्ट इज डन विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड एज मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1, अगर सबसेक्शन 1 में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हुआ है, देन एवरी पर्सन पार्टी टू सच एक्ट पनिशेबल बाय, तो आपने फ्रॉड तो कर दिया, आपको अब क्या करना है? आपको पनिशमेंट तो मिलेगा ना, फ्रॉड तो एक क्रिमिनल एक्ट है, तो आपको एक अलग से भी पनिशमेंट मिलेगा। मतलब ऑब्लिगेशन तो आपका अनलिमिटेड होगा ही, उसके साथ ही साथ आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years। क्या होगा पनिशमेंट? आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। इंटेंशन तो आपको क्या दिया जाएगा? इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा 2 साल तक, ठीक है ना। और फिर क्या होगा? और आपको साथ ही साथ फाइन दिया जाएगा, विच विल नॉट बी लेस देन 50,000 एंड विच में एक्सटेंड टू 5 लाख। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपका ऑब्लिगेशन तो अनलिमिटेड है ही, उसके साथ साथ आपको पनिश भी दिया जाएगा, 2 साल की जेल और आपको फाइन। मेरी बात समझ में आ गई? Where LLP or DP or other partners or employee has conducted any fraudulent act, then such LLP partner or DP shall be liable to compensate the person who has suffered any loss or damage because of such act। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3 पॉइंट इसमें लिखा है। पहला लिखा है कि अगर आपने कोई भी हरकत करी तो आपका ऑब्लिगेशन के बारे में लिखा है कि आपकी ऑब्लिगेशन अनलिमिटेड हो जाएगी। मतलब फिर आप ये मत बोलना पर्सनल एसेट वगैरह वगैरह, आपकी ऑब्लिगेशन अनलिमिटेड है, आपको पूरा का पूरा ऑब्लिगेशन चुकाना पड़ेगा। लेकिन और फिर साथ ही साथ आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो सेकंड क्या है? सेकंड पॉइंट आपके पनिशमेंट के लिए है कि 2 साल तक जेल होगा और आपको 2 years और 5 लाख अप टू 5 लाख आपको पैसे देने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट कहता है कि भाई साहब आपको तो पनिशमेंट दे दिया, लेकिन जो नुकसान थर्ड पार्टी को भुगतना पड़ा है, जो डैमेज थर्ड पार्टी को हुआ है, उसका क्या? उसको भी तो देना पड़ेगा ना। तो उसका लिखा गया है सबसेक्शन 3 में कि अगर कोई एलएलपी, डीपी, अदर पार्टनर्स, एम्प्लॉइज जिसने भी फ्रॉड किया है, उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा टू द थर्ड पार्टी फॉर द लॉस दैट हैज इनकर्ड टू हिम, ठीक है ना। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए, बहुत इजी फ्रॉड के अंदर। सेक्शन नंबर 31 आपका आता है विसल ब्लोइंग के बारे में। विसल ब्लोइंग का मतलब होता है सीटी मारना, लेकिन यहाँ पे सीटी मारना नहीं है, यहाँ पे कुछ और है। तो यहाँ पे देखो प्लीज, विसल ब्लोइंग क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। आई थिंक इट कैन कम दिस टाइम। नाउ कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल में रिड्यूस। अब विसल ब्लोइंग क्या होता है प्लीज समझना मेरी बात, ठीक है। अब सपोज एक फर्म है, एक फर्म के अंदर 2-3 पार्टनर्स है। क्या है? एक फर्म है A, B and C, ठीक है, LLP है, ठीक है। इसके अंदर 3 पार्टनर्स हैं। इस 3 पार्टनर्स के ऊपर कोर्ट ने एक इन्वेस्टिगेशन डाला है। क्या डाला है? एक इन्वेस्टिगेशन डाला है। अब उसमें से एक पार्टनर डर जाता है। इसने क्या किया? इसने इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आके सारी बातें बता दी। मतलब उसने क्या किया? सारी बातें, इंफॉर्मेशन निकाल के दे दी। मतलब कि एक होता ना विभीषण बन गया, रावण की लंका का विभीषण बन के इसने क्या किया? आई होप यू ऑल नो द व्हाट एम आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन। मतलब कि इसने क्या किया? घर का भेदी एक तरीके से, मतलब इसने क्या किया? अपनी ही एलएलपी के बारे में जितना भी फ्रॉड है, जितना भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, जिससे कि पकड़े इन्वेस्टिगेशन में हेल्प हो, वो सारी इंफॉर्मेशन उसने क्या करी? कोर्ट को दे दी। तो कोर्ट क्या करेगी? इसकी सारी पेनल्टी को वेव ऑफ कर देगी, कर सकती है, पेनल्टी को वेव ऑफ कर देगी, सजा को वेव ऑफ कर देगी, एक तरीके से इसको हेल्प होगा, ठीक है। तो यहां देखो इसको बोलते हैं विसल ब्लोइंग। तो कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव का मतलब खत्म कर देना, रिड्यूस का मतलब कम कर देना। एनी पेनल्टी चार्ज अगेंस्ट एनी एम्प्लॉय और पार्टनर ऑफ द एलएलपी इफ सच पार्टनर, अगर इस पार्टनर ने और एम्प्लॉय ने
यूजफुल इंफॉर्मेशन दिया है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, अगर उसने इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे यूजफुल इंफॉर्मेशन दिया है तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट देखेगी और क्या करेगी, उसका पेनल्टी, उसकी सजा, उसका पैसा, मतलब सब कुछ कम कर देगी या तो खत्म कर देगी। बात समझ में आई। और when such information given by a partner or an employee leads to LLP partner or employee being convicted, मतलब क्या हो गया कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपने कोई इंफॉर्मेशन दी जिसकी वजह से कोई फ्रॉड इंसान पकड़ में आ जाता है, कन्विक्ट हो जाता है, तो भी आपका काम कर दिया जाएगा। बेसिकली इंफॉर्मेशन देना जिससे कि क्या होगा, आपका यूजफुल होगा इन्वेस्टिगेशन में और कोई ना कोई पकड़ में आ जाएगा। समझ में आया ना। पार्टनर और एम्प्लॉय shall not be discharged, demoted। लेकिन अब एक बात बताओ, मेरी बात सुनना, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ए उसको हेल्प कर रहा है तो बाकी के पार्टनर्स अब इसको डिमोट कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, निकाल देंगे, ऐसा नहीं, अलाउड नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या लिखा है, पार्टनर और एम्प्लॉय शैल नॉट बी डिस्चार्ज्ड, डिमोटेड, सस्पेंडेड, थ्रेटेंड, हैरेस्ड। आप जो पार्टनर इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको आप थ्रेटन नहीं कर सकते, डिस्चार्ज नहीं कर सकते, डिमोट नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन दी। उसके बेसिस पे उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप ये सारी चीजों तरीकों से आप उसको परेशान नहीं कर सकते। समझ में आया। और डिस्क्रिमिनेटेड merely because he is providing such information, he is providing information for such investigation। तो आप उसको कुछ भी उसके साथ गलत नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर। तो इसको याद कैसे करना है प्लीज यहां देखो एवरीवन, बहुत इजी है। सेक्शन नंबर 26 से स्टार्ट किया हमने, राइट। देखो तो सेक्शन नंबर 26 में क्या लिखा है, नॉर्मल एक्ट्स, मतलब जो नॉर्मल एक्ट्स होता है विद इन द अथॉरिटी, वो एज एन एजेंट काम करेगा। ये आपका सेक्शन नंबर 26 था, राइट, रिमेंबर। नाउ एक्सेसिव एक्ट्स क्या है, बियॉन्ड अथॉरिटी। रिमेंबर कि अगर एक्सेसिव एक्ट है तो एलएलपी आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, तो ये आपका सेक्शन नंबर 27 है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। पर्सनल लाइबिलिटी, रिमेंबर कि पार्टनर की लाइबिलिटी कितनी है, एक्सटेंट ऑफ पार्टनर्स लाइबिलिटी, ये आपकी एलएलपी की लाइबिलिटी थी, ये आपकी पार्टनर की लाइबिलिटी थी कि पार्टनर की पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटी लिमिटेड है, उसको आप नहीं छू सकते हो। अगर उसने कोई हरकत गलत करी है, बियॉन्ड द अथॉरिटी किया है, तो ही हम उसको लेंगे। होल्डिंग आउट, आपको पता है ये रिप्रेजेंटेशन वाला सेक्शन नंबर 29। फ्रॉड आपका 30 है और 31 आपका विसल ब्लोइंग है। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से आप याद कर लेना, आपको याद रहेगा सेक्शंस भी और साथ में ये भी। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं विद आर लास्ट टॉपिक फॉर द डे, विच इज आवर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। वेरी इजी, इसको मैंने एक टेबल में बनाया है और बहुत ही सिंपल सा चीज है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट आई एम वेरी श्योर यू विल बी रिमेंबरिंग दिस। वेरी इजी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट अ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स है कि आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो प्लीज यहां देखना एवरीवन, यहां देखिए प्लीज। ना आपके फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स में नंबर 1 आता है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, सेक्शन नंबर 34। क्या आपको दिखाई दे रहा है, सेक्शन नंबर 34 कहता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, वो आपका एवरी ईयर मेंटेन करना है। अब उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है, जल्दी देख लेते हैं। कैश और अक्रूवल दोनों में कर सकते हैं, डबल एंट्री करना पड़ेगा, डबल एंट्री सिस्टम पता है आपको, और उसको रखना कहां है, इन द रजिस्टर्ड ऑफिस। आपको उसको रखना है, कहां रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस। अकाउंट शैल बी ऑडिटेड, अकाउंट्स को आपको ऑडिट करवाना है, और सीजी आपका एग्जेम्प्ट कर सकता है ऑडिट करना, मतलब कि आपको अपना अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा एलएलपी को। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपका इसको आपको एग्जेम्पशन दे सकती है, ठीक है ना, कि चलो यार मत करो, 10 लाख से नीचे का टर्नओवर में मत करो, ऐसे सीजी अगर चाहे तो आपको एग्जेम्प्ट कर सकती है फ्रॉम दिस क्लॉज। मेरी बात समझ में आ गई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी, बहुत इजी है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी ये आपको प्रिपेयर करना है अंडर सेक्शन 34 ही। ये आपको प्रिपेयर कब करना है, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, आपका फाइनेंशियल ईयर कब होता है बच्चा, आपका फाइनेंशियल ईयर होता है फर्स्ट 4 2020 से लेके होगा ये 31 मार्च 2021 तक, राइट। ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। तो लॉ कहती है 6 मंथ्स के फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि आपके पास कितना महीने का टाइम है, 4 5 6 7 8 9, मतलब बाय 30 सितंबर 2021 तक आपको सॉल्वेंसी का रिपोर्ट तैयार करके सबमिट करना है। 6 मंथ्स का टाइम है आपके पास, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। For the financial year as on the last day of the financial year is prescribed from क्या
कैसे प्रिपेयर करना है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में प्रिपेयर करना है, जैसा कहते हैं रजिस्ट्रार, साइंड बाय डीपी, डीपी उसको साइन करेगा, मस्ट बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, आपको रजिस्ट्रार को सबमिट करना है एवरी ईयर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर, आपको ये हर साल आपको सबमिट करना है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर। बहुत इजी, समझ में आ गया। चलो लेट्स मूव ऑन विद सेक्शन नंबर 35 जो है आपका एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न आपको कब करना है, 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो कितना होगा 60 डेज का मतलब 2 महीने हो गए, मार्च अप्रैल मई, मतलब बाय द एंड ऑफ मई, 30 मई तक, 30 मई तक आपको क्या करना है, 30 मई तक, 60 डेज लिखा है, 2 मंथ्स नहीं, आपको 60 डेज काउंट करने हैं। 30 मई तक आपको क्या करना है, आपको ये एनुअल रिटर्न फाइल करना है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइल एंड ऑथेंटिकेट विद द रजिस्ट्रार एज पर कंपनीज एक्ट। ये जो चीज है ना, ये आपके पार्टनरशिप में नहीं था, वाज नॉट इन पार्टनरशिप एक्ट। तो इसको आपको कैसे कंप्लाई करना है, एज पर कंपनीज एक्ट कंप्लाई करना है, ठीक है ना, एनुअल रिटर्न फाइल करके देना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब उसके बाद अगर सपोज आपने अगर आपने ये सेक्शन 34 और 35 फॉलो नहीं किया है तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। एलएलपी के लिए क्या पनिशमेंट है बच्चा, एलएलपी के लिए पनिशमेंट है फाइन ऑफ 25,000 अप टू 5 लाख और डेसिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए 10,000 और अप टू 1 लाख। इजी, याद रहेगा। अब इस यहां तक ही रहने देते हैं आज, नेक्स्ट क्लास में हम कन्वर्जन करेंगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई जो भी मैंने करवाया था। आई नो क्लास हैज गॉन अ लिटिल लेंथी बट आई हैड टू कंप्लीट दिस सेक्शन बिकॉज ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। इफ यस तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा इफ द क्लास वाज गुड, इफ यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक्स, इफ इट वाज आपको सारी बातें समझ में आ गई। एक और चीज, आपके कंपनीज एक्ट में स्मॉल कंपनी में थोड़ा सा चेंजेस था जो मैं इंक्लूड करना मेरा रह गया था इन द लेक्चर, तो उसका एक अमेंडमेंट वीडियो मैं जल्दी से आपको बना के अपलोड कर दूंगी। तो थोड़ा वो अमेंडमेंट आप देख लीजिएगा स्मॉल कंपनी में जो आपका अमेंडमेंट है। ओके गाइज, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू ऑल एंड थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग माय क्लासेस एंड अप्रिशिएटिंग इट सो मच। आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस जहां पे लोग कह रहे हैं कि मैम आपका क्लासेस बहुत अच्छा है एंड यू आर एक्सप्लेनिंग इट सो वेल, थैंक यू सो मच। और एक और चीज है, आई एम टेकिंग एन एवरीडे क्विज ऑन माय टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर माय एवरीडे क्विज। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आप अवेलेबल करवा सकते हैं इन द चैनल। थैंक यू सो मच, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू ऑल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।